हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 बीएसए का। जो हमने कल पढ़ा था हमने डेफिनेशन क्लॉजेस का, और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। अब इसमें पार्ट 2 पढ़ने से पहले जो डेफिनेशन क्लॉज में हमने साक्ष्य की परिभाषा पढ़ी थी और उसमें साक्ष्य के प्रकार भी पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें एक साक्ष्य जिससे क्वेश्चन बनता है, बाकी का जैसे प्राथमिक साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य है, उससे संबंधित प्रावधान तो बीएसए में है ना। दस्तावेजी साक्ष्य हो गया, मौखिक साक्ष्य हो गया, इनसे संबंधित प्रावधान बीएसए में है। लेकिन जैसे अपना क्वेश्चन बनता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर, परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है उसके बेस पर, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड जो केस लॉ ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो केस लॉ है उसको आपको याद रखना है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य को ये होता क्या है, यानी सर्कमस्टेंस पर डिपेंड जो साक्ष्य होता है, यानी जहां पर कोई भी साक्ष्य जो है वहां पर मौजूद नहीं होता है अभियुक्त के विरुद्ध, वह परिस्थितियों के आधार पर ही अभियुक्त को दोषसिद्ध जो वो ठहराया जाता है। तो इसका साक्ष्य जो होता है ना, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का जो साक्षिक महत्व होता है, जो एविडेंशियरी वैल्यू जो होती है इसकी, वो बहुत मतलब मजबूत होती है। लेकिन अब उससे संबंधित चीजें जो साबित करनी होती हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित, उनको महत्वपूर्ण एक केस है, ये है आपका शरद विरधि चंद शारदा। शरद विरधि चंद शारदा का केस है, शरद विरधि चंद शारदा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। ठीक है ना, ये केस है आपका 1984 का सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित पंचशील सिद्धांत दिए गए थे, पंचशील सिद्धांत दिए गए थे परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित। ठीक है ना, यानी जब जो साक्ष्य सुसंगत तथ्य जो होते हैं उनके साक्ष्य को ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है वो ऐसा साक्ष्य होता है जो केवल परिस्थितियों के आधार पर ही साक्ष्य का रूप ग्रहण करता है। ठीक है ना, जैसे हम सर्कमस्टेंशियल कैसे मानते हैं, जैसे कोई घटना घटित होती है, कोई अपराध होता है और उस अपराध को करने से पहले जो है अभियुक्त ने मृतक को जान से मारने की धमकी दे दी हो, ठीक, या यह अभियुक्त के विरुद्ध जो ट्रायल होगा तो उसमें एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य का रूप ग्रहण करेगा, पहले से धमकी देना। या फिर जैसे कोई अपना गबन करता है, मिसयूज करता है प्रॉपर्टी का, एम्बिजलमेंट बोलते हैं जिसको, गबन करने के बाद में अभियुक्त फरार हो जाता है, या हत्या के बाद में चाकू जो है वो घटना स्थल पर मिलता है, तो ये सब जो होते हैं ना ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं। ठीक, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका साक्षिक मूल्य जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जो पंचशील सिद्धांत है उसमें क्या कही गई थी बात, शरद विरधि चंद शारदा के केस में, तो इसमें कहा था, पहली बात तो इसमें यह कही गई थी कि जो परिस्थितियां होती हैं, देखो मैं लिखूंगा पूरा तो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला ये कहा था कि जो परिस्थितियां होती हैं वो अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकालती हैं, और निष्कर्ष निकालने में पूर्णतः उन्हें स्थापित किया जाना चाहिए, यानी अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष लिया जाना है परिस्थितियों से, उनको पूर्णतः स्थापित होना चाहिए। दूसरा ये कहा था इसमें कि जो स्थापित किए जाते हैं फैक्ट, जिन फैक्ट को स्थापित किया जाता है उनको केवल अभियुक्त की दोषिता से संबंधित होना चाहिए, परिकल्पित होना चाहिए अभियुक्त की दोषिता से। ठीक है ना, अभियुक्त को दोषी साबित करने से मतलब संबंधित होना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह कही गई थी कि परिस्थितियों को निर्णायक प्रकृति, परिस्थितियों को निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति, मतलब उस नेचर का, उस टेंडेंसी का होना चाहिए जो कि निर्णायक हो।
चौथी बात इसमें क्या कही गई थी कि परिस्थितियों को अन्य सभी संभावित परिकल्पनाओं को अपवर्जित करते हुए होना चाहिए। संभावित परिकल्पनाओं को अपवर्जित करना चाहिए, यानी संभावनाओं से परे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किया शायद जो है इनसे ये लग रहा है कि ऐसा अपराध किया होगा अभियुक्त ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। संभावित परिकल्पनाओं को अपवर्जित किया होना चाहिए। और पांचवी जो इसमें बात कही गई थी पंचशील सिद्धांत में कि साक्ष्यों जो एविडेंस होते हैं, साक्ष्य जो होते हैं, उन साक्ष्यों की एक कड़ी स्थापित होनी चाहिए, कड़ी बननी चाहिए, जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता से परे जो है उसको कोई भी उसकी निर्दोषता के लिए युक्त आधार ना छोड़ती हो। ठीक है ना। तो इस तरह से 5 जो इसमें सिद्धांत बताए गए थे शरद विरधिचंद सारदा वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में। अब परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित ही जो अन्य केस हैं, जैसे एक नंदू सिंह वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट, ये एक केस है 2022 का। इसमें भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित ही बात कही गई थी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी किसी भी मामले में वहां पर उद्देश्य की पूर्ण अनुपस्थिति आरोपी के पक्ष में वर्जन करती है। यानी आरोप अगर उद्देश्य आपने उसमें साबित नहीं किया है, उद्देश्य उसमें, तो उद्देश्य की अगर अनुपस्थिति है पूर्ण रूप से, तो आरोपी के पक्ष में वजन करती है। यानी संदेह का लाभ फिर कहां जाएगा? अभियुक्त को। यानी वो जब तक आप उद्देश्य को वहां पे अगर उद्देश्य अनुपस्थित है किसी मामले में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नंदू सिंह वाला। और इसी में नंदू सिंह वाले में भी एक जैसे उन्होंने लास्ट सीन थ्योरी जो होती है, अंतिम बार देखे जाने, अभियुक्त को जैसे अंतिम बार देखे जाने का जो सिद्धांत होता है, इसमें बोला कि अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य जो होता है वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है। ठीक। उसके बाद में एक और केस है इसी से रिलेटेड परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित, वो है नुसरत परवीन वर्सेस झारखंड राज्य 2024 सुप्रीम कोर्ट। ये 2024 का लेटेस्ट केस है। इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन केवल तब ही किया जा सकता है जब मामले की परिस्थितियों को इस न्यायालय के द्वारा जो शरद विरधिचंद सारदा के केस में दिए गए थे पंचशील सिद्धांत, उनके अंतर्गत उसको साबित कर दिया जाता है। तो ये आपका जो है केस है नुसरत परवीन का। तो ये लेटेस्ट केस हो गया। तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या होता है और उसके आधार पर उसके साक्षिक मूल्य को जो है आपको बताना है। यहां तक कि कनिंगम महोदय ने भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में कहा है कि कनिंगम महोदय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराना उचित नहीं होगा, ये कहा था। ठीक है ना। कनिंगम महोदय ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराना उचित नहीं होगा, यानी उन्होंने भी कहा कि इस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक। और ऐसे ही केनी महोदय जो हैं, उन्होंने भी कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है ना वो प्रथम दृष्टया एक उत्तम प्रत्यक्ष साक्ष्य ही होता है। तो इस तरह से हमने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में पढ़ा है। अब 3 केस आपको याद रखने हैं मेन। उसके बाद में ये हो गया परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता क्या है, उसको याद रखना है। मेंस के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी में एक और फैक्ट है, जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्योंकि महत्वपूर्ण होता है, तो एक पेबी महोदय का एक स्टेटमेंट है कि साक्षी झूठ बोल सकता है, साक्षी झूठ बोल सकता है किंतु परिस्थितियां नहीं। ठीक है ना।
तो इस तरह से ये मेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है कि साक्षी झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां नहीं, पेवी महोदय के इस कथन के संदर्भ में जो है उत्तर दीजिए। तो ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा ये जो डेफिनेशन क्लॉज में था उसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित एक क्वेश्चन छूट रहा था। मेंस के हिसाब से भी, प्री के हिसाब से बस केस लॉ पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है बस इसमें। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है हमारा भाग 2। भाग 2, इसमें चैप्टर 2 है, यहां पर एक ही चैप्टर है इसमें, और ये है धारा 3 से लेकर 50 तक, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसमें 5 से लेकर 55 तक था। तो इसमें क्या है, 3 से 50 तक यहाँ पे ये तथ्यों की सुसंगति के बारे में प्रावधान करता है, यानी रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। अब फैक्ट क्या है, ये हमने डेफिनेशन क्लॉज में हमने पढ़ा था कि 2 तरह के फैक्ट होते हैं, एक भौतिक तथ्य होते हैं और एक मानसिक तथ्य होते हैं। मानसिक तथ्य में देखो हमने बहुत सारे तथ्य भी हमने, जैसे धारा 14 आप पढ़ेंगे तो वहां पे सब मानसिक दशा को दर्शाने वाले तथ्य हैं, है ना। जैसे हम किंगरिग पढ़ते हैं, किंगरिग पढ़ते हैं धारा 14 में। धारा 14 मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 14 और वैसे 12 है ये बीएसई की। तो 12 में हम पढ़ते हैं किंगरिग। किंगरिग क्या है, नॉलेज है इसमें, नॉलेज हो गया, आई से क्या है, इंटेंशन हो गया, एन से नेग्लिजेंस हो गया, जी से गुड फेथ हो गया, आर से रेशनेस उतावलापन हो गया, आई से इलविल हो गया, है ना, और जी से गुडविल हो गया यानी सदिच्छा। तो इस तरह से ये जो सारे किंगरिग है ना, ये मन की दशा को दर्शा रहे हैं, यानी ये मानसिक तथ्य हो गए। ठीक, ऐसे ही भौतिक तथ्य में हो गए, यानी जैसे कोई गवाही है, प्रत्यक्ष साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के द्वारा हम दर्शाते हैं, तो कोई तथ्य यानी कोई भी देखा है, सुना है किसी के द्वारा, है ना, या फिर कोई भी कथन किया गया है, आंख के यानी आंख नाक कान इनके द्वारा, है ना, तीनों के द्वारा। भौतिक तथ्य में कौन कौन सी चीजें, आंख नाक कान, इन तीनों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य जो होता है वो भौतिक तथ्य हो जाता है। तो अब जैसे आप कोई अपराध घटा, ए ने बी की मृत्यु कारित की, तो अब देखो इसमें सारे फैक्ट निकल के आ जाएंगे। क्या ए ने बी की मृत्यु कारित की, ये भी एक फैक्ट हो गया, है ना। अब वो बात अलग है कि क्या ए ने बी की मृत्यु कारित की, ये विवादक तथ्य में बन जाएगा। लेकिन ए वहां से भाग गया, ए के हाथ में चाकू था, ए को किसी ने ए को किसी ने बी को मारते हुए देखा था, ए जो है चिल्ला रहा था मारते समय बी को कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जो जिसने भी ये मान के चलो सी नामक व्यक्ति ने सुना इसके बारे में, तो ये भी एक फैक्ट हो गया। यानी कोई भी अगर घटना घटती है तो उस घटना से जुड़े सारी चीजें जो क्या किस में आ जाती हैं, फैक्ट में आ जाती हैं। ठीक है ना। अब उन्हीं फैक्ट को साबित किया जाता है साक्ष्य के द्वारा। तो इसमें से कुछ तो बन जाती हैं विवादक तथ्य और कुछ होते हैं रिलीवेंट फैक्ट। अब जो रिलीवेंट फैक्ट मतलब जो फैक्ट इन इश्यू है, जो विवादक तथ्य है, वो बन जाते हैं घटना के जो मुख्य बिंदु होते हैं जिस पर घटना आधारित होती है, मतलब कि जो घटना घटती है। अब जैसे ए ने बी को मारा, तो यहां पर विवादक तथ्य यहां पर बन जाएगा कि क्या ए ने बी की मृत्यु कारित की। अब दूसरा फैक्ट, अगर ये विकृचित अवस्था में ए करता है, या जो 76 से लेके 106 की कंडीशन होती हैं, इन कंडीशंस के आधार पर ए ने बी की मृत्यु कारित की है, तो वहां पे एक और फैक्ट फिर जुड़ जाएगा। फैक्ट इन इश्यू मतलब एक और बन जाएगा कि क्या इसने भूल के कारण जो है बी की मृत्यु कारित की है, या विकृचितता अनसाउंडनेस में जो है इसने मृत्यु कारित की है, या मत्तता में मृत्यु कारित की है, या गंभीर और अचानक प्रकोपन में मृत्यु कारित की है ना। या अगर इसका जो आशय है, मान के चलो अब यही फिर आशय हो गया, उपेक्षापूर्ण तरीके से हो गया मारना, तो यहां पे हम लेके आएंगे विवादक तथ्य में क्या बन जाएगा
क्या ए ने बी की मृत्यु आशापूर्वक की है, क्या ए ने बी की मृत्यु उपेक्षापूर्ण तरीके से की है। यानी जो घटना किसी तरीके से, जिस तरीके से वो घटी है, उसका निर्धारण जब हम करते हैं ना, कोर्ट जो है उन चीज का निर्धारण करता है, जिस प्रश्न का निर्धारण करता है, जिस पर विवाद रहता है, वही विवादक तथ्य बन जाता है। अब उस घटना से संबंधित जो भी फैक्टर रहते हैं, जैसे ए ने बी की मृत्यु कारित की, तो ए कितने बजे वहां पर आया, वहां से भाग गया, ए के हाथ में बंदूक थी या ए के हाथ में चाकू था, ए ने बी को मारने के बाद वहां से भाग गया, ए को वहां से भागते हुए किसी व्यक्ति ने देखा, है ना, ए के कपड़ों पर खून लगा था, ठीक, या ए गाड़ी से आया था, बाइक से आया था, ये सब क्या बन गए, ये रिलीवेंट फैक्ट हो गए। तो इन्हीं दोनों से संबंधित ही एविडेंस जो है दिया जाता है। तो धारा 3 यहां पे यही कहती है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, रिलीवेंट फैक्ट, इनसे संबंधित एविडेंस ही दिया जा सकता है। तो किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्यों के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसके बाद में, तस्मिन पश्चात का मतलब क्या है, धारा 3 के बाद में, यानी 6 से आप मान लो, यानी यहाँ पे 4 से, मतलब ये तो उसमें होगा ना, 4 से 50 तक के अधीन तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। तो यहाँ पे तथ्यों की सुसंगति से संबंधित प्रावधान ही हम पढ़ रहे हैं 3 से लेकर 50 में। तो इसने बाद में जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है, उनके अस्तित्व या उनके अनस्तित्व का साक्ष्य ही दिया जा सकता है, किसी अन्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना। या तो वो भाई ए ने बी की मृत्यु कारित की, तो या तो आप यहाँ पे ये फैक्ट दोगे कि इस भाई ए जो रहेगा, प्रोसिक्यूशन वाला जो रहेगा, वो इस तरह के फैक्ट देगा कि जो उसके अस्तित्व को साबित करेगा। बी जो रहेगा वो यहाँ से ऐसे फैक्ट देगा जो उसके अनस्तित्व को साबित करेगा कि मैंने अपराध नहीं किया है। तो इन्हीं से संबंधित ही जो फैक्ट, जो एविडेंस है, वो दिया जा सकता है। तो धारा 3 आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें स्पष्टीकरण क्या कहता है, यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे फैक्ट का साक्ष्य देने की योग्य नहीं बनाएगी जिससे सीपीसी से संबंधित किसी तत्समय लागू विधि के किसी उपबंध के द्वारा यह साबित करने से उसको निरर्थित कर दिया गया हो, यानी डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया हो। यहाँ पे shall not be enable any person to give evidence of a fact which is disentitled। disentitled मतलब उसको, एंटाइटल्ड होता है हकदार बना देना, डिसएंटाइटल्ड मतलब उसको हकदार से बनाने से उसको डिस्क्वालिफाइड कर देना, मतलब उसको निरर्थित कर देना, मतलब ये बोला जाता है। ठीक है ना। यहाँ निरर्थित होता है, ये शुद्ध वर्ड जो होता है निरर्थित, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक। तो इसमें ये कह रहा है मोस्ट बेसिकली कि किसी व्यक्ति को ऐसे फैक्ट का साक्ष्य देने की योग्य नहीं बनाएगी जिसे सीपीसी से संबंधित लागू विधि के किसी उपबंध के द्वारा यह साबित करने से जिसको डिसएंटाइटल्ड कर दिया गया है। यानी अगर आपको सीपीसी में किसी फैक्ट को साबित करने से रोक दिया गया है, तो वहां आपको जो है इसके अधीन भी आप उस साक्ष्य को पेश नहीं कर सकते, एविडेंस को जो है उसको पेश नहीं कर सकते। इसका इलस्ट्रेशन है, जैसे आप किस तरह के एविडेंस जो है देंगे रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड और फैक्ट एंड इश्यू से। जैसे बी की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए ए का ट्रायल किया जाता है। ठीक है ना। बी की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या करने के लिए ए का ट्रायल किया जाता है। अब ए के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हैं। यहाँ पे कौन कौन से तथ्य विवादक हैं, जैसे ए का बी को लाठी से मारना। अब देखो यहाँ पे लाठी से मारा गया है, तो जिस घटना जिस भी तरीके से हुई है उसको फैक्ट एंड इश्यू बन जाएगा। ए का बी को लाठी से मारना, ए का ऐसी मार के द्वारा बी की मृत्यु कारित करना, यानी लाठी मार मार के उसको मारा गया। जैसे अगर मान के चलो ए और बी के बीच में ये विवाद चलता है, तो ए क्या आरोप लगाएगा कि जी इन्होंने लाठी मार मार कर जो है इस मतलब बी की तरफ से कोई जो केस लेके आए प्रोसिक्यूशन करेगा, तो वो यही कहेगा ना कि इन्होंने लाठी से मारा है, इन्होंने ऐसी लाठी से मारकर मृत्यु कारित की है। तो जो भी ये आरोप लगाएगा तो वही क्या बन जाएगा, फैक्ट एंड इश्यू बन जाएगा। या
ये वहां से इंटेंशन के साथ में आया था मारने, यानी बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय, तो ये यहाँ पे फैक्ट इन इश्यू बन जाएगा। तो बेसिकली आपकी समझ में आ गया होगा। और इस धारा 3 से रिलेटेड आपको जो सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, इसको धारा 3 से रिलेटेड सेक्शन है 141, जैसे धारा 5 इंडियन एविडेंस एक्ट में उससे रिलेटेड थी 136। यानी यहाँ पे तो ये कह रहा है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है धारा 3 में, जबकि धारा 141 उस सुसंगत तथ्य को जब साबित कर दिया जाता है तो न्यायालय उस सुसंगत तथ्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करता है कि अगर ये साबित हो गया तो वो किस प्रकार से अब ग्राह्य होगा। ठीक है ना। तो यहाँ धारा 3 के साथ धारा 141 को पढ़ेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन यहां पे पढ़ते हैं आपका, जो कि निकटता से संबंधित या कनेक्टेड जो फैक्ट होते हैं। ये आपके जो निकटता से संबंधित फैक्ट हैं ये आपके हैं धारा 4 से लेकर 14 तक, 4 से लेकर 14 तक, जो कि एविडेंस में थे 5 से लेकर 16 तक। ठीक है ना। निकटता से संबंधित जो कनेक्टेड फैक्ट है उनके बारे में। अब धारा 4 क्या कहती है, तो क्या नंबर कैसे चेंज हुआ ये आपको पता होगा, क्योंकि धारा 3 और 4 इन दोनों में डेफिनेशन क्लॉज था, और 3 और 4 को, और धारा 2 जो थी इंडियन एविडेंस एक्ट की वो निरसित थी, है ना। धारा 2 क्या थी, रिपील्ड थी। तो अब 2 रिपील्ड थी, तो यहाँ पे जो 2 है वो डेफिनेशन क्लॉज है, और ये 3 और 4 जो है ये इसमें आ गई, तो 2 सेक्शन कम हो गई। ठीक। तो ये आपका लगभग आपकी 23 सेक्शन तक ऐसे ही चलेगा। जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 23 है वहां तक ये 2 कम ही रखना है आपको इसमें, है ना। यानी 23 सेक्शन किस में होगी, 21 में। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो अब हम चलते हैं धारा 4 पर। धारा 4 क्या कहती है, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। यानी धारा 4 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा है, धारा 6, है ना। तो ये क्या कहती है, एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य की सुसंगति से संबंधित प्रावधान करती है। कहती है कि जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी, अब आप समझ गए ना, विवाद्यक नहीं है का मतलब ए ने बी की मृत्यु कारित की, ए ने बी को लाठी से मारा, ए का आशय मृत्यु कारित करने का था, तो ये फैक्ट नहीं है उसमें। तो जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे तो वो इस बात से जुड़े हुए हैं, जैसे उसमें हमने ऊपर पढ़ा था ए ने बी को लाठी से मारा, तो अब इस लाठी से मारने से संबंधित जो फैक्ट रहेंगे विवादक तथ्य से जुड़े हुए, जैसे ए ने बी मतलब सी नामक व्यक्ति ने ए ने बी को लाठी से मारा है, तो सी नामक व्यक्ति ने ए को लाठी ले जाते हुए देखा बी की तरफ को, तो अब ये विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ हो गया। सुसंगत तथ्य से जुड़ा है। अब सुसंगत तथ्य से कैसे जुड़ा है, यानी सुसंगत तथ्य क्या हो गया इसका, कि जैसे ए के हाथ में लाठी थी और सी ने देखा, ठीक, तो ये रिलीवेंट फैक्ट हो गया। अब एक और फैक्ट इससे जुड़ गया, रिलीवेंट फैक्ट से भी जुड़ा हुआ फैक्ट और क्या हो जाएगा, जैसे कि वो डी नामक व्यक्ति से उस लाठी को लेकर गया था मांगकर, तो ये इसी से जुड़ा हुआ फैक्ट हो गया। फिर तो वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, ये तथ्य क्या होंगे, फैक्ट क्या होंगे, रिलीवेंट होंगे। अब चाहे वे उसी समय पर और उसी स्थान पर हुए हों या विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पर। अब ये यहाँ से कब लाठी लेकर गया था इससे मतलब नहीं है, यानी ये चाहे अलग स्थान पर हो सकता है या जिस टाइम पे घटना घटी हुई उससे तुरंत ही जो है वहां पे, लेकिन ये बस जुड़े हुए होने चाहिए कि हाँ ये वहां से लाठी लेके आया, सी ने उसको देखा और ए ने लाठी से यहाँ पे वार किया, जो हम ऊपर वाले इलस्ट्रेशन के आधार पर यहां से पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अब, ठीक है ना। तो एक ही समव्यवहार की, अब ये एक ही समव्यवहार का जो फैक्ट है ना, इसको बोलते हैं रेस जेस्टे। क्या बोलते हैं इसको, रेस जेस्टे। अब ये रेस जेस्टे क्या होता है, रेस जेस्टे क्या है, ये आंग्ल विधि का यानी इंग्लिश लॉ का एक सिद्धांत है, रेस जेस्टे। इस रेस जेस्टे का अर्थ क्या होता है, इस रेस जेस्टे का अर्थ होता है ऐसे कथन या कार्य, यहां पर जो ये संसक्त है तथ्य, इसमें तथ्य में यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, या तो कथन आ सकते हैं या कार्य आ सकते हैं।
तो ऐसे कथन या कार्य जो किसी समव्यवहार के साथ में जुड़े हुए हों, समव्यवहार के साथ में हुए हों, मतलब, ठीक है ना। तो ये रेस जेस्टे का सिद्धांत हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि रेस जेस्टे का अर्थ क्या है। ऐसे कथन या कार्य जो किसी समव्यवहार के साथ हुए हों, समव्यवहार का मतलब समझ गए ना, एक ही ट्रांजैक्शन में, यानी एक ही सीरीज में हुए हों, जुड़े हुए हों, मतलब एक तरह से घटनाएं, तो वो एक ही समव्यवहार के भाग माने जाते हैं। उसके बाद में इलस्ट्रेशन है कि बी को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है, यानी पीट कर हत्या करना ए के द्वारा बी की। अब ए या बी या फिर पास खड़े लोग, इनके द्वारा पिटाई के टाइम पर या उससे पहले, अल्पकाल पूर्व या फिर अल्पकाल पश्चात कोई भी कुछ भी कहा गया या किया गया था, ए या बी या पास खड़े लोगों के द्वारा जो भी कहा गया या जो भी किया गया कार्य था, तो कथन, कहा गया मतलब कथन हो गया, किया गया मतलब कार्य हो गया, कि वह उस समय, तो वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है और ये रिलीवेंट फैक्ट होगा, ठीक है ना। तो यानी कोई भी घटना हुई, उस घटना के थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में कुछ भी, किन्हीं भी लोगों ने, ए ने, बी ने या कोई थर्ड पर्सन हो गया, उसने कुछ भी कहा, कुछ भी किया गया कार्य, वो एक ही समव्यवहार का भाग बन जाता है और वो रिलीवेंट माना जाता है। जैसे ए, ये इलस्ट्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ए एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, यानी वेजिंग वार, सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, दूसरी घटना, और तीसरा जेल जो होती है वो तोड़कर खोली जाती हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है ए। अब ये तीन जो काम हुए हैं, फौज पर आक्रमण हुआ, जेल तोड़कर खोली जाती हैं, संपत्ति नष्ट की जाती है ना। अब इस पर आरोप है सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। अब इन फैक्ट का घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, अब चाहे ए उन सभी में उपस्थित न भी रहा हो, ये एक ही समव्यवहार के भाग माने जाएंगे कि अगर ये काम हुए हैं तो, ठीक है ना। तो ये आपका धारा 6 से रिलेटेड है। उसके बाद में अब इसमें केस लॉ की बात आती है, तो हम केस लॉ पढ़ लेते हैं धारा 6 से रिलेटेड। पहला इसमें केस लॉ है रतन बनाम क्वीन का केस, रतन बनाम क्वीन का केस या रतन बनाम आर का केस। इसमें क्या कहा था, इस मामले में गोली लगने पर लड़की ने टेलीफोन ऑपरेटर से पुलिस सहायता की मांग करी थी। मतलब ये जो फैक्ट था कि मतलब कोई अपराध हुआ था और अपराध होने के बाद में लड़की ने टेलीफोन ऑपरेटर को फोन किया था। जैसे ए यहां पर अभियुक्त है, ठीक है ना। इस अभियुक्त पर अपनी पत्नी, ये हो गई पत्नी, तो अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था। अभियुक्त का तर्क ये था कि गोली दुर्घटनावश चल गई थी। फैक्ट ये थे कि जो मृतका थी, जो मर गई थी, उसने मरने से पहले फोन ऑपरेटर को जो है, फोन ऑपरेटर जो थी उससे पुलिस को फोन मिलाने को कहा कि आप जो पुलिस को ये बता देना, और उसने पूरी डिटेल देने से पहले ही, यानी फोन ऑपरेटर कुछ कर पाती, मृतका ने सिर्फ इसको, फोन ऑपरेटर को अपना नाम पता बताया, ठीक है ना, और इतने में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब फोन ऑपरेटर की सूचना पर पुलिस जो है मृतका के घर पहुंची, यानी इसकी पत्नी के, और वहां पर ये मृतका जो थी, बी जो थी, ये वहां पर इसका डेड बॉडी मिली वहां पर। अब यहाँ पे ये घटना जितनी भी थी, यानी जब बी ने फोन ऑपरेटर को फोन किया, नाम पता बताया, है ना, और पुलिस को फोन ऑपरेटर ने बताया, पुलिस को फिर वहां पर बी के घर पर पहुंचना, ये सब इस तरह से घटनाएं एक ही समव्यवहार में, एक ही ट्रांजैक्शन में हो गई, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड केस था। उसके बाद में इसमें दूसरा जो केस है वो है आपका
आर बनाम वेडिंग फील्ड। आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस है दूसरा। इसमें क्या है, इसमें जो मृतका थी, जो मर गई थी मृतका, उसका गला जो है वो धारदार हथियार से काटा गया था और उसने कमरे से निकलकर कहा, मृतका, देखो मेरी प्यारी चाची बिल्डिंग फील्ड में मेरी क्या दुर्दशा कर दी है। ठीक है ना। लेकिन अब उसने कब उसका गला काटा, कब वो कमरे से बाहर निकली, कब जो है मतलब उसने इस तरह से वो भाग गया, है ना, तो समय स्पष्ट नहीं था। इन सारी कहानियों को ये जोड़ नहीं पा रही थी घटनाएं जो है, तो इसलिए इसको एक ही समयवार का भाग नहीं माना गया था। ठीक। तीसरा इसमें एक और केस है इंपॉर्टेंट, वो है आपका आर वर्सेस फोस्टर का केस। एक ही समयवार का भाग होने वाले तथ्य से संबंधित। ये जो आर बनाम फोस्टर का केस है, ये अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद से संबंधित है। और अनुश्रुत साक्ष्य जो होता है, हियरसे एविडेंस जो होता है, उसका एक्सेप्शन धारा 3 है। 3 नहीं, मतलब 4 हो गई ना अब तो, धारा 4 है, पहले 6 थी अब 4 है। तो हियरसे एविडेंस के अपवाद के रूप में आर बनाम फोस्टर का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति को ट्रक के द्वारा मतलब सड़क पर टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था और ट्रक जो है भाग गया। लेकिन जो विटनेस था उस टाइम पे, गवाह जो था, साक्षी जो था, उसने उस घायल व्यक्ति को देखा और उसके पास में पहुंचा और उसने उस ट्रक को वहां से जाते हुए भी देखा था। अब वो विटनेस जो था, साक्षी, उसका ये कथन जो घायल व्यक्ति ने उससे उस दौरान कहा था जब वो मारकर गया और वो विटनेस जो उसके पास में पहुंचा था घायल व्यक्ति के पास में, तब जो उसने कहा था कथन, वो साबित किया जा सकता है। और ऐसे कथन को एक ही समयवार के भाग के रूप में साबित किया जा सकता है, भले ही उसने साक्षी ने घटना को स्वयं ना भी देखा हो। ठीक है ना। तो ये जो घायल व्यक्ति ने उससे कहा, ये सब एक ही घटना के भाग थे। तो इस तरह से ये 3 केस आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद में और कौन सा केस है इसमें, जैसे सांवल दास वर्सेस बिहार राज्य, एक ये केस है। इसमें क्या है, इसमें एफआईआर को एक ही समयवार का भाग माना गया था, क्योंकि साक्षी ने क्या किया था कि घटना को देखने के तुरंत बाद ही थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी, इसलिए एफआईआर को यहां पर एक ही समयवार का भाग माना गया था। ठीक। उसके बाद में अब ये है तो 4 सेक्शन, 4, 5 और 6, इन तीनों से रिलेटेड है केस आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस है। इस केस में बोला था कि जो टेप रिकॉर्डिंग होती है, टेप रिकॉर्डिंग की जो बातें होती हैं, वो धारा 6 मतलब 4, 5, 6 के अधीन रिलीवेंट हैं। यानी उस टाइम पे ये 6, 7, 8 इंडियन एविडेंस एक्ट में हो गई, तो इनके अंतर्गत वो रिलीवेंट है। तो इस तरह से आपने धारा 3 को पढ़ लिया। इसमें हमने केस लॉ भी पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन है आपका धारा 5, और धारा 5 मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 7। वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के प्रसंग हेतु या परिणाम है। अब जो धारा 7 है, इसमें जो दिया हुआ है कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के प्रसंग हेतु या परिणाम है। अब इसमें आपको कैसे समझना है कि पहले तो ये है कि फैक्ट कौन कौन से इसमें रिलीवेंट हैं, तो इसको पढ़ते हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के
अव्यवहित, है ना। अव्यवहित का मतलब क्या है? फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट, मतलब अव्यवहित का मतलब क्या हो गया? देयर अक्रेंस और ट्रांजैक्शन, विवादक तथ्यों के अव्यवहित। यहां पे हम देखेंगे फैक्ट विच आर ओकेजन, एक तो ओकेजन है इसमें, एक कॉज है, एक इफेक्ट है, इमीडिएट और अदरवाइज। इमीडिएट, अव्यवहित का मतलब क्या हो गया? इमीडिएट यानी तत्काल, या अन्यथा यानी अदरवाइज। प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं। कौन? फैक्ट। या जिसने उनके घटित होने या संव्यवहार का अवसर दिया है। तो इसमें COOSE, सूज, इससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं वो रिलीवेंट होते हैं। सी का मतलब क्या है इसमें? कॉज, कॉज मतलब हेतुक, ठीक। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ओकेजन। दूसरे ओ का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्टेट ऑफ थिंग्स। और ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है इफेक्ट, ये इफेक्ट यहां पर। तो इस तरह से 5 COOSE, 5 चीजें इसमें धारा 7 में रिलीवेंट मानी जाती हैं। आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है, एक RM मलकानी वाला केस याद रखना है, एक सूज याद रखना है कि वो किसमें रिलीवेंट होता है। कॉज, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स और इफेक्ट। अब जो कॉज है इसमें उसको हम धारा 8 के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके इलस्ट्रेशन है, आप थोड़ा वो देख लेना इसमें। तो धारा 7 से संबंधित जो इलस्ट्रेशन है उसमें क्या है? प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा है? तो ये क्या हो गया? विवादक तथ्य। अब ये तथ्य रिलीवेंट है कि लूट के थोड़ी देर पहले बी अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया या उनसे इस फैक्ट का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। तो यहां पे उस फैक्ट के बारे में क्या कर रहा? उल्लेख कर रहा। तो ये किस तरह का फैक्ट बन गया? ये प्रसंग का बन गया, ओकेजन। उल्लेख कर रहे हो ना, तो ओकेजन हो गया यहां पर। दूसरा इसमें क्या रिलीवेंट है, मतलब जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है, प्रश्न ये कि क्या ए ने बी की हत्या कारित की है? अब उस स्थान पर जहां पर हत्या की गई थी या फिर उसके आसपास की जमीन पर गुत्थम गुत्था होने से बने हुए चिन्ह जो है वो रिलीवेंट है, यानी वो चिन्ह बने हुए थे। तो ये रिलीवेंट फैक्ट हो गया। किस रूप में हो गया? ये इफेक्ट के रूप में हो गया, परिणाम। यानी पहले जो घटना घटी, यानी गुत्थम गुत्था जो लड़ाई हुई जहां पर हत्या हुई और गुत्थम गुत्था से चिन्ह बने हुए थे, वो इफेक्ट को दर्शाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट हो गया रिलीवेंट। अब नेक्स्ट है प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को विष दिया? तो ये क्या हो गया? विवादक तथ्य हो गया। अब विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षण के पहले बी के स्वास्थ्य की दशा यानी स्टेट ऑफ थिंग्स, और ए को ज्ञात बी की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला। तो यहां पे क्या है? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी रिलीवेंट हो गई यहां पर, यानी जहर देने से पहले जो अवसर मिला उनको, उसकी आदतों के बारे में, स्वास्थ्य की दशा के बारे में, ठीक है ना। तो ये यहां पे अवसर रिलीवेंट हो गया। तो इतना धारा 7 में आपको याद रखना है। अब है धारा 7 नहीं, धारा 5 में एविडेंस एक्ट की धारा याद रह जाती हैं। अब है धारा 6, हेतु, हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। इसको याद रखना है आपको। एमपीसी, एमपीसी का मतलब क्या है? मोटिव, एम से, पी से आपका हो गया प्रिपरेशन, और सी से हो गया आपका कंडक्ट। तो एमपीसी को आपको याद रखना है।
इसमें क्या है, कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित करता है या गठित करता है वह रिलीवेंट है ना, यानी मोटिव और प्रिपरेशन को दर्शाता है तो वहां पर वो रिलीवेंट माना जाता है। दूसरा क्या है कि यदि किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार के द्वारा या किसी पक्षकार के एजेंट का ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में उसमें विवादक तथ्य से या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, यानी इसमें कई सारी चीजें आचरण के रूप में दर्शित हो रही है, यानी कई व्यक्तियों का, देखो कई व्यक्तियों का आचरण यहाँ पर रिलीवेंट है। कैसे? वाद या कार्रवाई के पक्षकार का आचरण, पहला ये हो गया। दूसरा पक्षकार के अभिकर्ता का आचरण, ठीक, दो व्यक्ति का आचरण। तीसरा ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण, इनका मतलब दोनों का ही हो गया यहाँ तो। और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, ये तीसरा हो गया जिसके विरुद्ध कोई अपराध, तो जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, तो यानी यहां पे क्या कौन हो गया, ये अभियुक्त, एक्यूज्ड हो गया। तीन हो गए, तीन व्यक्ति का आचरण। अब चौथा कौन है इसमें, यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, यदि ऐसा आचरण, यानी ये हो गया यहाँ पे जो प्रभावित हो रहा है आचरण, पीड़ित व्यक्ति का आचरण, यानी यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति का आचरण भी शामिल है। तो चार व्यक्तियों का आचरण यहाँ पर प्रभाव जो है इसमें रिलीवेंट माना जाता है। अब वो चाहे पहले का हो चाहे वो बाद का हो। तो इस तरह से धारा 6 आपकी जो है वो एमपीसी के बारे में बात करती है। सी जो है इसमें कंडक्ट जो वो पहले का या बाद का दोनों ही रिलीवेंट होता है। तो अब इसमें एक इलस्ट्रेशन, वो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कंडक्ट के बारे में है दोनों ही। जैसे इसमें क्या है, यहां पे जो फैक्ट है ना, यहां पे कथन के बारे में है कि आचरण जो दर्शित कर रहा है तो उसमें कथन आते हैं कि नहीं। तो इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत में कथन नहीं आते हैं जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो। यानी कथन के साथ आचरण तभी आते हैं जब वो उस घटना को या जो कार्य किया गया है उसको स्पष्ट करते हों और उसके साथ साथ हों। किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अन्य के अधीन अगर ये बोला है कि कथन के साथ आचरण नहीं आते हैं तो वो वहीं पे प्रभाव उसका माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा स्पष्टीकरण की बातें वहां पर। ठीक है ना। तो ये आसानी तरीका से समझने के लिए ये है कि कथन के अंतर्गत में आचरण के साथ में कथन जो वो नहीं आते हैं जब तक कि वो उसको स्पष्ट रूप से स्पष्टीकृत नहीं कर देते हैं। ठीक है ना, इतनी सारी बात थी। और उनके साथ साथ ना हो जब तक कि वो, या तो उन्हें स्पष्ट कर, अगर इसको पॉजिटिव में लें तो कहेंगे कि उसको स्पष्ट करने वाले हों और वो कार्यों के साथ साथ हों, तो आचरण के साथ में कथन आ जाते हैं। सेकंड स्पष्टीकरण क्या कहता है इसका, जब किसी व्यक्ति का आचरण रिलीवेंट है तब उससे, इस व्यक्ति से या फिर इसकी उपस्थिति में या फिर इसकी श्रवण गोचरता में, श्रवण गोचरता में मतलब उसके हियरिंग के दौरान किया गया कोई भी कथन, स्टेटमेंट जो उसके आचरण पर प्रभाव डालता है वो रिलीवेंट है। आचरण के पर प्रभाव कैसे डाल रहा है, यानी कोई उसने कोई बात कही और वो वहां से भाग गया तो ये उसके आचरण पर प्रभाव डाल रहा है ना, अभियुक्त के पर। अब इसमें इलस्ट्रेशन जो है ना उनसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा इलस्ट्रेशन आपका किससे संबंधित है। जैसे पहला इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं, बी की हत्या के लिए ए का ट्रायल किया जाता है। ये फैक्ट कि ए का ट्रायल हो रहा है तो ए ने सी की हत्या की और ये बात कौन जानता था, बी। तो ए ने सी की हत्या की, ये बात कौन जानता था, बी जानता था। और बी की हत्या के लिए ट्रायल चल रहा है ना, ए के विरुद्ध। तो
इसका मतलब है कि ए ने बी को मार दिया, क्योंकि बी जानता था कि इसने ए ने सी की हत्या की है। ठीक। और यह है कि बी ने इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर ए से धन उद्यापित करने का प्रयत्न भी किया था। यानी अब जो, चूंकि बी जानता था कि ए ने सी की मृत्यु कारित की, और इस बात को दबाने के लिए बी इससे धन वसूलने की कोशिश कर रहा है, तो इसने सीधा बी को ही निपटा दिया। ठीक। तो यहां पर ये रिलीवेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इसका मोटिव दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? यहां पर मोटिव दर्शा रहा है, क्योंकि मोटिव होगा ना पीछे का कारण, यानी इसकी मृत्यु का कारण क्या बन गया? मोटिव जो है। तो अभी इलस्ट्रेशन पढ़ लें, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हेतु को। दूसरा, इसमें देखो सारे इलस्ट्रेशन पढ़ना भी इतना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं कहीं से, मतलब किसी न किसी एग्जाम में, तो उन्हीं को हम देखेंगे। जैसे सी वाला है, जहर द्वारा, विष द्वारा बी की हत्या करने के लिए ए का ट्रायल किया जा रहा है। अब ये फैक्ट रिलीवेंट माना जाएगा कि बी की मृत्यु से पहले ए ने बी को जैसा विष दिया था वैसे ही विष जो है उसने प्राप्त किया था। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये भी तैयारी हो गई, ये तैयारी हो गई, वो मोटिव हो गया था। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा? तो ये तो विवादक तथ्य हो गया। अब ये फैक्ट कि बी के लूटे जाने के बाद सी ने ए की उपस्थिति में कहा कि बी को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, और यह सुनकर के उसके तुरंत पश्चात ए भाग गया, तो ये उसके पश्चातवर्ती आचरण को दर्शा रहा है। ये उसके पश्चातवर्ती आचरण को दर्शा रहा है। तो यहां पर ये रिलीवेंट हो गया। उसके बाद में अब ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इस तरह से ये आपका धारा जो 6 है उसको हमने पढ़ा है। अब धारा 6 से रिलेटेड दो चीजें आती हैं। पहला तो ये कि इसमें जो मोटिव वर्ड है, इसमें जो मोटिव है और जो धारा 7 में कॉज है, इसको बोलते हैं हेतुक और इसको बोलते हैं हेतु। ठीक है ना। इन दोनों को समझना जरूरी है। जो मोटिव होता है ये क्या है? ये उद्देश्य को दर्शाता है, आशय को दर्शाता है, आंतरिक इच्छा को दर्शाता है। ठीक है ना। यानी ये किससे जुड़ा है? मन से जुड़ा है। यानी ये क्या दर्शा रहा है? कार्य करने के पीछे क्या है, नियत क्या है, इसको दर्शा रहा है। और हेतु कभी भी इसको साबित करना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसे परिस्थितियों से ही इसका अनुमान लगाया जाता है ना। इसका परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। जैसे ए बी को मार देता है। अब क्योंकि बी ने ए की संपत्ति हड़प ली थी, इसलिए ए ने बी को मार दिया। तो यहां पर ए का मोटिव क्या है? मोटिव है कि संपत्ति वापस लेने की इच्छा। तो ये आंतरिक इच्छा हो गई ना, तो मन से जुड़ी हुई है। जैसे परीक्षा में कोई व्यक्ति नकल करता है, ठीक है ना। अब नकल क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसे अच्छे अंक लाने हैं। तो जो अच्छे अंक पाने की उसकी जो इच्छा है वो क्या है? वो हेतु है यहां पर। ठीक है ना। तो हेतु क्या हो गया? किसी कार्य के करने के पीछे जो सोर्स है वो हेतु है, उद्देश्य है, नियत है, ये हेतु होता है। कॉज क्या होता है? कॉज क्या होता है? कॉज होता है, अगर हम देखें तो यहां पर जो भी कार्य किया जाता है उसका वास्तविक और प्रत्यक्ष कारण क्या है, उसका वास्तविक और प्रत्यक्ष कारण क्या है वो देखा जाता है, तो वो कॉज होता है। यानी ये कैसा हो गया? ये आपको बाहर से दिखेगा,
वो अंदर का था, ये बाहर से है। तो यानी बाहरी और वास्तविक कारण जो देखा जाता है वो होता है, और ये कार्य की जो सीधी वजह होती है उसको दर्शाता है। ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है, ए ने बी को गोली मार दी, ठीक है ना। तो ए ने बी की मृत्यु किस कारण से की, किस तरीके से की? तो जैसे ए गोली चलाना जो था, किस कारण से बी की मृत्यु हुई? गोली मारने से। तो हम ये देखें ना कारण क्या है, तो हेतु क्या है यहाँ पे? गोली चलाना, यानी गोली चलाकर मृत्यु कारित करना यहाँ पर हेतु हो गया। ऐसे ही जो हम नकल वाला पढ़ रहे थे कि छात्र जो नकल क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे अंक लाने थे, तो वो हेतु बन गया था। लेकिन अगर उसकी नकल पकड़ी जाती है, और क्यों पकड़ी जाती है? क्योंकि उसने किताब से नकल करी, तो यहाँ पे उसका जो नकल करने का कारण था वो किताब खोलना था। तो किताब के द्वारा नकल पकड़ी गई है उसकी, तो किताब खोलना क्या हो गया? किताब से नकल पकड़ी गई, यानी किताब खोलना उसका हेतु हो गया। यानी ये आपको दिखेगा साफ कि घटना किस वजह से घटी है, कारण क्या है उसका। ठीक। तो जो मोटिव होता है उसमें आता है कि उसने कोई अपराध क्यों किया, और जो कॉज है यहां पे आता है कि कोई अपराध कैसे हुआ। यानी यहां पे हम क्यों में अनुमान लगाते हैं, और यहां जो कैसे है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से कॉज में और हमने मोटिव में, इन दोनों में अंतर देख लिया। अब बात आती है इससे रिलेटेड केस लॉ की, जो धारा 6 से रिलेटेड केस लॉ है। इसमें आपको जो केस है, एक दो केस आपको मोटिव से संबंधित याद रखने हैं। जैसे आर वर्सेस रिचर्डसन का केस है एक, ये आपको याद रखना है। आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में क्या हुआ था कि अभियुक्त जो था उस बच्चे का बाप था जो मृत्यु के समय पर मृतका के गर्भ में था। ठीक है ना। यानी ये अभियुक्त हो गया, ये मृतका हो गई, यानी अब ये प्रेग्नेंट थी, ए ने बी को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। अब यहां पर जबकि ये इसकी पत्नी नहीं थी, तो अभियुक्त ने बी को क्यों मार दिया? क्योंकि अपना चरित्र बचाने के लिए और लड़की से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करी। तो यहां पे क्यों करी है ना, हम क्यों ढूंढ रहे थे ना, तो क्यों करी? क्योंकि उसे इसके छुटकारा पाना था और अपने चरित्र को बचाने के लिए, बदनामी के डर से। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आया? इसका मोटिव निकल के आ गया। ऐसे ही आर वर्सेस पामर का केस है। इसमें क्या था, ए नामक व्यक्ति था, पामर जो है, उसने बी से धन उधार लिया। अब ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति से धन उधार लिया, तो अब बी ने उधार लिया, तो बी जो है एक रात घुड़दौड़ से लौट करके पामर के यानी ए के कमरे पर आया था। अब जिस दिन ये उसके कमरे पर आया, उसी रात में इस जो बी था वो मरा हुआ पाया गया था। यानी इस पर ए पर हत्या का आरोप लगा क्योंकि इसके कमरे पर आया था। अब ये फैक्ट दर्शाए गए कि पामर अपने दोस्त को मिटा करके अपने ऋण को मिटा देना चाहता था। भाई वो उसे धन उसने उधार लिया था, तो वो उसको धन वापस ना देना पड़े, तो इसलिए उसने मार दिया। तो ये यहां पर मोटिव बन गया आपका हेतु। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके तीनों जो है ये हो जाते हैं धारा 8 से संबंधित। अब चूंकि ये बहुत लंबा जो है हो गया है, एक एक सेक्शन बहुत बड़ी है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद में एक इसमें केस और है, वो पढ़ लेते हैं, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस। क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस जो है, इसमें ये माना गया था, न्यायालय के समक्ष प्रश्न ये था कि वह व्यक्ति जिसका गला कटा हुआ है, जो बोलने में असमर्थ है, उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में वो हाथों से इशारा करते हुए जो संकेत करता है, क्या वो धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत होंगे या फिर वो मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत होंगे। तो उनको ये बोला गया था कि ऐसे कथन धारा 32 के अधीन, धारा 32 मतलब धारा 26 प्रेजेंट में, इसके अधीन रिलीवेंट
होंगे। ठीक है ना। तो ये आपका जो है, और एक और केस है इसमें, अग्नो नगेशिया वर्सेस बिहार राज्य का केस 1966 से सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि घटना के अगर तुरंत बाद अभियुक्त फरार होता है तो यह उसके पश्चातवर्ती आचरण के रूप में रिलीवेंट होगा उसके विरुद्ध। ठीक है ना। तो इतना आप धारा 8 के संबंध में, धारा 8 तक हमने देखा है, धारा 8 कह रहे हैं, धारा 6 तक। तो 3 से लेकर 6 सेक्शन तक हमने ये पढ़ा है, और इसमें डिटेल में है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। इसमें आप केवल ये मत देखना कि प्री के लिए इतनी बड़ी तैयारी है, इतना वो। देखो लास्ट में एक वीडियो बाद में बन जाएगी प्री के लिए कि भाई 3 घंटे में एविडेंस खत्म हो जाएगा, है ना, प्री के पर्पज से। लेकिन अभी क्या, अभी आपके पास में टाइम है, आप इसको 1.5 पे या 1.25 पे आप देख सकते हो इसको, तो उससे आपका टाइम कवर हो जाएगा। लेकिन आपको ये पढ़ना पूरा अच्छे से है, तो ये आपके लिए इसलिए रिलीवेंट होगी। बाकी बाद में एक शॉर्ट में वीडियो बन जाएगी मैराथन क्लास के रूप में। अभी फिलहाल में आपको थोड़ा ही अच्छे से पढ़ना है ताकि ये समझ में आ जाए। तो कल को हम सेक्शन 7 से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।